नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज बात उस रेल हादसे की जिसको सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में बताया जाता है कि 275 लोग, अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है कि उनकी मौत हो चुकी है। या मैं कहूँगी एक तरह से जिस तरह की लापरवाही बरती गई है, एक तरह की हत्या है ये, और 1100 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस तमाम घटनाक्रम के बीच जिस तरीके से इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश हो रही है और जो सरकार है उसको पूरे तरीके से एक भी दाग नरेंद्र मोदी के दामन पर ना आए, एक भी दाग अश्विनी वैष्णव के दामन पर ना आए, इसकी कोशिश लगातार हो रही है। मैं आपको तमाम तरह के वीडियोस दिखाऊंगी, उन परिवारों का भी हाल दिखाऊंगी जहां लोग पहुंच रहे हैं उन जगहों पर जहां तमाम तरह के शव पड़े हुए हैं और कितने गैर इंसानी तरीके से इन शवों के साथ सलूक हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये तस्वीरें आप ही देखिए। नरेंद्र मोदी जी पहली खिड़की में यहाँ हरी झंडी दिखाते हुए रेल को, दूसरी खिड़की, तीसरी खिड़की, चौथी खिड़की, तमाम तरह की रेलों के उद्घाटन के लिए आपको रेल मंत्री नजर नहीं आएंगे, नजर आएंगे प्रधानमंत्री। और जब बात आएगी जिम्मेदारी की तो 275 लोगों की मौत, जो मरने वालों का आंकड़ा है वो है 275, और जिम्मेदारी कितने लोगों की है? 0, निल बटा 0। 0 लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए कि ये रेल हादसा हुआ। अब आप दूसरी खिड़की में देखिए, दूसरे अपने स्क्रीन पर आप देखिए, अब अश्विनी वैष्णव पहुंच गए हैं, रेल मंत्री। तमाम तरह से जो चेहरा थे विकास का, नई तरह की जो ट्रेन थी उनका, जिनको नई न्यू टेक्नोलॉजी, तमाम तरह के ग्राफिक्स के जरिए, वीडियोस के जरिए हमें समझाया जा रहा था कि कैसे भारत उन चुनिंदा देशों के समूह का हिस्सा बन गया है जिनके पास ये आधुनिक नहीं अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उस मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन ट्रेनों में ना लागू होने की वजह से एक तरफ मैं कहूँगी प्रोपेगेंडा और दूसरी तरफ सच्चाई पूरे तौर पे नजर आ रहा है। अश्विनी वैष्णव को देखिए आप, तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4। मैं इस तरह से अगर बोलती रहूं तो शाम गुजर जाएगी कि कितनी तस्वीरें रेल मंत्री की खींची गई हैं। तस्वीरों के साथ साथ ये बयान सुनिए आप उनका। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जी हाँ, रेल मंत्री कह रहे हैं भारत माता की जय, रेल मंत्री कह रहे हैं वंदे मातरम। बड़ी अच्छी बात है, राष्ट्रवाद के बड़े इस तरह के नारे हैं कि जो आम लोग हैं वो समझेंगे कि देखिए इस पूरी राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में हम सबको एक हो जाना चाहिए। मैं कहती हूँ हाँ, मैं भी इस राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में एक हूँ, लेकिन क्या सरकार की नाकामियों और खामियों पे पर्दा डालने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रही है सरकार? दूसरी तरफ सरकार के जो छोटे छोटे मिनियंस हैं, जो प्यादे हैं, वो लोग जो सोशल मीडिया पर दिन रात इस सरकार का बचाव करते हैं। एक तरफ सरकार राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रही है, दूसरी तरफ ये जो मिनियंस हैं, ये छोटे छोटे जो फुट सोल्जर्स हैं, ये सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाजपा का ये पूरा जो प्रचार तंत्र है, जिस ट्रेनों में जिन कवच का जिक्र किया जा रहा था कि अगर आगे सामने से दोनों तरफ से ट्रेनें आएंगी तो ये जो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका कवच इन दोनों को बचा लेगा और ये एक्सीडेंट नहीं होगा। बाकायदा बार बार हमें क्लासरूम की तरह समझाया गया, ग्राफिक्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, स्केच बना बना के सब तरह समझाया गया कि ये नहीं होगा। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। राइट, हेड ऑन क्वेश्चन सक्सेस सर। यस, ग्रेट। पता चला कि ये जितना महत्वपूर्ण रूट है, इस रूट पे ये जो मैं आपको दोनों ट्रेनों का जिक्र कर रही हूँ, इन ट्रेनों के बीच बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, 2500 यात्री सवार थे। ये बताया जा रहा है कि इतना जबरदस्त, इतना खतरनाक, इतना भीषण ये हादसा था, इतनी बड़ी दुर्घटना थी कि 50 लोग तो जो खिड़की थी उसके शीशे टूट गए और 50 लोग बाहर चले गए, यानी बाहर फेंक दिए गए। इस तरीके से दोनों ट्रेनें आपस में टकराईं। अब ये तो वही जानते हैं और उनका भगवान जानता है, वो लोग जो इन ट्रेनों में सवार थे या वो लोग जो चश्मदीद थे जिन्होंने इस तरीके से इस पूरी घटना को देखा। तो आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से ये जो पूरा कवच भाजपा का जो प्रचार तंत्र है और जो तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया है, ये जो कवच दे रहा है, जो ट्रेन में यात्रियों को उपलब्ध नहीं है, भारत के आम गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं है, ये आम जनता और जो भारत की सरकार है उनके बीच
दो ट्रेनों नहीं बल्कि इनके बीच जो कवच का इस्तेमाल कर रहा है ये भारत का मीडिया, ये सरकार को जनता से बचा रहा है, ये सरकार को जनता के सवालों से बचा रहा है, ये सरकार को जनता के दुख दर्द से बचा रहा है। ये तमाम तरह के जो मैं कहूँगी जो एक धक्का पहुँचता है एक आम सरकार को, हम जानते हैं कि इतिहास में पहले भी कई बार हो चुका है। ट्रेन हादसे भारत में नए नहीं हैं, लेकिन जो कवच दिया जा रहा है सरकार को वो ज़रूर नया है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता, दो कवच दिए जा रहे हैं, राष्ट्रवाद का कवच और सांप्रदायिकता का कवच। इन दो कवचों के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को बचाया जा रहा है, रेल मंत्री को बचाया जा रहा है। कह रहे हैं इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, इस वक्त ये ऐसा वक्त है जबकि पूरे देश को एक हो जाना चाहिए और सवाल जवाब नहीं किए जाने चाहिए। इस्तीफा इस बात के लिए नहीं होता कि इस वक्त हम सब चीज़ें छोड़कर वो लोग जो जख्मी हैं, वो परिवार जो रो रहे हैं, जो इस पूरे संकट और आपदा के मौके पर जिनको एक सहारे की ज़रूरत है कि इस्तीफे से उन सबका भला हो जाएगा। लेकिन यही सही वक्त है सवाल पूछने का, जब अगर अब रेल मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, अब प्रधानमंत्री अब जवाब नहीं दे रहे हैं, अब गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, रेलवे के अधिकारी अगर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आखिर कब जवाब देंगे? कब हम ये उम्मीद करें कि क्या हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 महीने, या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले मई में जब नई लोकसभा बन जाएगी तब तक हमें इंतज़ार किया जाए? ये नैतिक जिम्मेदारी होती है रेल मंत्री की और सरकार में बैठे हुए लोगों की कि इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और इसलिए इस पद पर बैठने लायक वो अब बचे नहीं हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा इसलिए नहीं कि कहा जा रहा है कि देखिए गिद्ध आ गए, लाशों पे बैठने के लिए गिद्ध आ गए और इसलिए हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, या ऑपोजिशन इस्तीफे की मांग कर रहा है, या पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। आपको लगता है कि आपने ये 2 मिनट का वीडियो देखा और आपने गोविंदा शाहू को देखा? क्या गोविंदा शाहू गिद्ध हैं? क्या तमल साहा गिद्ध हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? तमल साहा ने सिर्फ गोविंदा शाहू नहीं बल्कि और भी कई लोगों से बातचीत की, उनकी कहानियां सुनने और समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे पास ड्रोन नहीं है लेकिन हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास ड्रोन कैमरा नहीं है जिससे हम आपको एक बड़ी तस्वीर दिखा सकें, एक नाटकीय, इस पूरे घटनाक्रम को एक नाटकीयता से भर दें, इसको ड्रामेटाइज कर दें, लेकिन हमारे पास हिम्मत ज़रूर है सरकार से सवाल पूछने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में ये कहा कि वो सवाल नहीं पूछेगी और डिबेट में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी क्योंकि ये एक राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय संकट का समय है और वो सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इस बात का ज़रूर उनका सम्मान करूं या इस बात की कद्र करूं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं भेजेगी। मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसकी बराबर की जिम्मेदारी है कि संकट के इस पल में वो लोग, जो लोग इस संकट से गुजर रहे हैं, वो लोग जिनके परिवार वालों की मौत हुई है और ज़ख्मी हुए हैं, उनके साथ खड़े रहें। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ऑपोजिशन, मैं कहूँगी रूलिंग पार्टी भी, उनके कार्यकर्ता जाएं और जिस तरीके से आम लोग वहाँ पर भीड़ उन्होंने लगाई हुई है आम लोगों ने, और वो वहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और शायद यही एक प्रतीक होता है, जब सिर्फ ये नहीं कि राष्ट्रीयता का प्रतीक है, मैं कहती हूँ ये इंसानियत, ये बुनियादी इंसानियत का प्रतीक है कि मैं कोई भी हूँ, आप कोई भी हैं, आपको अगर खून की ज़रूरत है तो ये मेरे जिस्म से आपके जिस्म तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या असम या भारत के भी रहने वाले हों, इसके लिए सिर्फ 2 लोगों का इंसान होना ज़रूरी है और मैं इस बात की तारीफ़ करती हूँ। लेकिन क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? कुछ ही घंटों बाद मैंने देखा कि पवन खेड़ा बयान देते हुए नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और मैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार को एक खत लिखा है और जवाबदेही मांगी है, उस खत की तरफ भी मैं आऊँगी। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, मैं हैरान हो रही थी कि किस तरीके से अश्विनी वैष्णव या देखें सरकार में हरदीप पुरी या इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो पहले सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अब उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। अभी भी ये मंत्री अपने को मंत्री ना समझकर, अपनी उन जिम्मेदारियों को ना समझकर, मैं सोचती हूँ कि नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के एक सचिव के तौर पर उनकी जो बेसिक, जो उनकी टेंडेंसी है, जो बुनियादी मिजाज है उनका, वो नहीं बदला। क्योंकि दशकों की सर्विस के बाद भी अपने को वो सरकार यानी कि आम लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के बजाय अभी भी एक सचिव जैसी भूमिका, उसी मानसिकता में नजर आते हैं। अब देखिए, आप सोशल मीडिया पर सरकार ने जो सहारा लिया वो राष्ट्रवाद का लिया, भारत माता की
जय वंदे मातरम के नारे लगाए रेल मंत्री ने। मैं सोच रही थी कि क्या वो लोग जब उनके साथ ये दुर्घटना हो रही थी या वो मारे जा रहे थे, क्या नारे उनको बचा सकते थे? क्या ये नारे उनको दुर्घटना से पहले या दुर्घटना के बाद बचा सकते थे? या उन परिवार वालों को अब ये नारे कोई सहारा दे सकते हैं जो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए? सीधे तौर पर अपनी नाकामियों को कवर करने के लिए राष्ट्रवाद का ये सहारा लिया जा रहा है। और जो फुट सोल्जर्स हैं, ज़मीन पर जो फौजी हैं, इन लोगों के जो लगातार जो समर्थन जुटाते हैं, आप देखिए उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, केयरिंग पीएम ट्रेंड। आप ये ट्रेंड देखिए अपनी स्क्रीन पर। उसके अलावा बताया कि किस तरीके से जो आरक्षण है वो जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि वो रेलवे अधिकारी, वो रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी जो कि आरक्षण की वजह से रेलवे में गए हैं, उनकी नाकामी की वजह से हो रहा है। पीएम तो केयरिंग है। एक तरफ आप ये देखिए, कहा जा रहा है कि पीएम तो बहुत केयरिंग है, वो तो बहुत परवाह करते हैं। ये जो लोग आरक्षण से रेलवे में भर्ती हुए हैं, ये उन लोगों की कमी की वजह से हो रहा है। दूसरा, आप ये देखिए, आप ट्रेंड चलाया गया कि किस तरीके से जहां ये घटनास्थल था उसके पास ही एक मस्जिद है, जो बाद में पता चला कि इस्कॉन का टेम्पल था। लेकिन अगर मस्जिद भी रही होती तो कहा कि जुमे का दिन है, और ये इसी घटनास्थल के बराबर में तीर लगा लगा के बताया गया कि देखिए ये मस्जिद है, और यानी इसको इसी तरह से एक साजिश बताया गया। वंदे भारत ट्रेन पर पहले भी पत्थर मारे जा चुके हैं, रेल की पटरियां काटने के उदाहरण हैं, एनआईए ने गिरफ्तारियां भी की हैं। इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी और बताया जाने लगा कि इसको भी अब खुद उड़ीसा सरकार, उड़ीसा की पुलिस ने आकर इस पूरे जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा था उसको बस्ट किया। एक तरफ राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता, ये दो कवच लेकर चल रही है सरकार। और सबसे मजबूत कवच है जो मुख्य धारा की मीडिया, टीवी न्यूज़ के जरिए दिया जा रहा है कि कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। देखिए बेचारे केयरिंग पीएम धूप में परेशान होकर इतनी गर्मी में वहां जाकर दौरा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पूरे डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए। काफी तेज यहाँ पर धूप है। मैं कोशिश करूंगी प्रधानमंत्री से उनसे सवाल जवाब जरूर ले पाऊं। प्रधानमंत्री अब निकल रहे हैं, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? थोड़ी सी जगह दे, एक बार बात करते हैं, एक बार पूछते हैं। आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, एक बार पूछते हैं सर। अच्छा ठीक है, एक बार प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जायजा लेने के बाद अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, प्रधानमंत्री जी यहाँ से निकलते हुए थोड़ा आगे जाने दीजिए, थोड़ी आगे जाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक मेरे दाहिनी तरफ है। सुरक्षा बलों ने उनको घेर कर रखा हुआ है और यहाँ पर वो आगे की ओर बढ़ते हुए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और मुझे याद आया, ये वही लोग हैं जब मोरबी का पुल टूट गया था और 150 के आसपास लोग मारे गए थे, तब इन लोगों ने सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था कि जो लोग पीड़ित हैं वो आखिर इस पुल पर क्यों गए थे, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और अभी भी उस मामले पर कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब आगे आप देखिए, इससे पहले कि मैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के जो उन्होंने पत्र लिखा है, सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये आप जरूर देखिए कि इस रेल दुर्घटना से पहले जो किस हालात में ये लोग वहां पर मौजूद थे। यानी जब आप वंदे भारत ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, जब आप बुलेट ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, जब भारत को उस खास समूह में शामिल बता रहे हैं कि भारत अब वाकई विश्व गुरु बन गया है, बहुत कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है और भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, बिना ये बताए हुए कि जब नरेंद्र मोदी और भाजपा सत्ता में नहीं थे तभी भी भारत का जो पूरा रेल नेटवर्क है पूरी दुनिया में, वो अपनी टेक्नोलॉजी ना सही लेकिन इतनी बड़ी तादाद में 2 से 2.5 करोड़ लोग रोज़ सफ़र करते हैं इन ट्रेनों में, जिनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब हैं, औसत आमदनी वाले लोग हैं, निम्न औसत आमदनी वाले लोग हैं। अमीर लोग ज़ाहिर है जहाज़ में सफ़र कर सकते हैं और तरह से अपने रोड पे कारों से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो कि कम आमदनी वाले हैं, ख़ासकर वो ट्रेनें एक तरह की लाइफ लाइन हैं भारत के लोगों के लिए। और दुनिया के जो 3 सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स हैं उनमें शुमार है भारत के रेल नेटवर्क का। इसकी हमेशा से पूरी दुनिया में तारीफ होती रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो लापरवाही है उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब आप ये वीडियो देखिए, ये वो वीडियो है जो ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर ने ये पोस्ट किया है और बताया है कि इसी ट्रेन में बैठे हुए लोगों का हादसे से पहले का ये वीडियो है। आप ये बताइए कि कोई भी वो व्यक्ति जो अपने को इंसान कहता है, क्या इतनी गैर इंसानी जो हालात हैं उनके बीच
इस ट्रेन में सफ़र करना, आप कर सकते हैं इसमें सफ़र? आप कर सकते हैं सफ़र? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या आप इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं? कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए जब ये हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, हम रेल मंत्री को देख रहे हैं, लगातार बताया जा रहा है कि रेलवे के पूरे क्षेत्र में कितनी तरक्की हो रही है, बुलेट ट्रेन चल रही हैं, वंदे भारत ऐसी ट्रेन है जिसको लेकर के पूरी दुनिया एक तरह से जल रही है कि देखिए भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। और ऐसे में ही आम लोगों को, चाहे उनके पास रिजर्वेशन है या नहीं है, आप हालत देखिए, खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पर। मुझे तो लगता है कि ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से ऐसा भी हो सकता है कि दम घुट जाए लोगों का। ये हादसे के पहले की तस्वीर है। इस तमाम प्रोपेगेंडा के बीच जो पिछले 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, और ज़्यादातर सरकार के मंत्री भी इन तमाम तरह के सवाल जवाबों से बचते रहे हैं, लगातार बचते रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।